प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अब बहुत अच्छे से चल रही होगी। जल्दी से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रखर 2.0 बैच में पर्यावरण का दूसरा डेमो है। 2 डेमो होने हैं। आज हम पर्यावरण के क्षेत्र सेक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट को समझेंगे, जलमंडल को जानेंगे, थोड़ा स्थल मंडल को जानेंगे, इन सभी चीज़ों को। यदि आप यूपीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रखर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए 699 की जगह ये कल रात 12 बजे तक आपको 559 का मिलेगा। इसके लिए आप टेट 20 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों लेवल 559 के। यदि आप लेवल 1 या लेवल 2 में एड ऑन होना चाहते हैं तो ये मात्र आपको 479 का मिल जाएगा। ठीक है जी। मात्र 3 महीने के अंदर आपकी तैयारी को हम कंप्लीट कराएंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस का नंबर है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, क्लियर बेटा? अगर मैं बात करूं यहां आपसे, ये डेमो है। आज 1 तारीख के हो चुके हैं सीडीपी ईवीएस संस्कृत। आज सीडीपी ईवीएस और मैथ्स का डेमो होगा। फिर कल साथियों आपका हिंदी, बायोलॉजी और प्यारे बच्चों हिस्ट्री का डेमो होगा। तो ये आपके कल होने वाले डेमो हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल झूले झूले। सभी का बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी ये एप्लीकेशन का टाइम टेबल आपका रहेगा। आपके ये प्राइमरी वाले बच्चों का है, ये लेवल 2 संस्कृत मतलब साइंस वाले बच्चों का है, और ये सोशियोलॉजी वाले, ठीक है, एसएसटी वाले बच्चों का है। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको पता हो, सेक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र। ठीक है भाई, तो कल हमने पर्यावरण के क्षेत्र समझे थे, यानी कि जिन्हें बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। कितने क्षेत्र बताए थे मैंने आपको? 4 सेक्टर को मिला के बना है, या कह दो 4 चीजों को मिला के पर्यावरण बनता है। जिनमें से हमने बात किया था, एक बिना पानी के जीवन नहीं है, तो जिसे जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। फिर मैंने आपको बताया था नंबर 2, जलमंडल के बाद आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद आता है बीडी का बंडल, मतलब वायुमंडल। धुआं निकलता है ना बीडी से भी, वही तो वायुमंडल। इनके इन तीनों सेगमेंट्स को मिलाकर बेटा, वो एक बच्चा जो हमें बताए थे ना 144 वाला, हमने उसे कॉल किया, उसने एडिट करके हमें भेज दिया था। तो नहीं तो हम डालते जरूर या बात करते उससे। जब मेरे पास लेकर आई टीम, मैंने उसे कॉल किया। कॉल करने के बाद 137 वाला ही सही है, 144 वाला जो है वो फर्जीवाड़ा निकला। ठीक है, और किसी को भी झूठा प्रमोट करें हम, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो सही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी झूठ मूठ का कर देगा और नहीं होगा सही, तो फिर उससे हम जरूर बात करेंगे। तो मुझे बताया, रिजल्ट भेजा। अब एआई से सब कुछ एडिट हो जाता है, वीडियो एडिट हो जाती है, दुनिया एडिट हो जाती है, तो फिर क्या ही पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, यहां मैंने बताया था इन तीनों सेगमेंट को मिलाकर बनता है हमारा क्या? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को क्या बोलते हो? जैव मंडल या जीव मंडल। जीव, जहां जीव पाए जाएं, जीवन पाया जाए। तो इन तीनों को मिलाकर जो पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र बनता है उसे जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब बात करेंगे पानी। पानी तो आप जानते हो बेटा, जितने भी गाने आप सुनते हो आजकल, ब्लू है पानी, पानी है, झील सी गहरी आंखें। झील में भी क्या? पानी। आप कहते हो, एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, स्विमिंग पूल बना देई अंगना में, कुछ इस तरीके से। तो वहां भी पानी। तो मतलब हर जगह जीवन में क्या है? पानी पानी है। शरीर में पानी
हैं, कई बार खुशी के आंसू निकल आते हैं। ठीक है भाई, अब खुशी के आंसू होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां भी पानी, दुख के आंसू होते हैं वो भी पानी, तो ये वाला मामला है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये सब पानी का मामला है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है जिसे हम जल मंडल कहते हैं। आप जानते हैं कि महासागरों का 3/4 हिस्सा, मतलब पृथ्वी का 3/4 यानी कि 71% हिस्सा पानी पाया जाता है, पानी। और पानी के कारण ही हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ममता बेटा पढ़ने का काम कर लेगी या नहीं करेगी, आपस में बतलाती रहेगी। तो पृथ्वी के ऊपर प्यारे बच्चों आप जानते हैं 29% तो लैंड है, जमीन है, और 3/4 हिस्सा यानी कि 71% हिस्सा पानी है। इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है भाई। अब पृथ्वी पर जो पानी मिलता है यानी कि 3/4, 4 भाग, या जैसे आप 71% परसेंटेज में बोल देते हैं, ये कोई एक सोर्स नहीं है, इसका अलग अलग है। पृथ्वी पर पानी महासागरों में सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है, महासागर। महासागर से अलग प्यारे बच्चों भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर जिसे बोलते हैं। प्यारे बच्चों पृथ्वी की सतह पर नदियां, ठीक है भाई, पृथ्वी की सतह पर नदियां, और बच्चों आपके तालाब, पॉन्ड, तालाब, पृथ्वी की सतह पर ग्लेशियर, ये सब किसके सोर्स हैं, पानी के ही तो सोर्स हैं। सब कुछ पानी पानी है। ज्यादा मात्रा में पानी समुद्रों में समाया है। हाँ जी बेटा, शिक्षक बैच में भी चलाएंगे यही वाला, सबके में चलेगा। जो 3 मतलब आपकी 4 तारीख से क्लासेस एप्लीकेशन पे ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है, तो वहां सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो पृथ्वी पर जो पानी मिलता है वो वायुमंडल में भी मौजूद है। आप जानते हैं वाटर वेपर, जलवाष्प, बारिश हुई पानी उड़ गया, पानी कहां गया, वाष्प में बदल गया, गैस में बदल के वायुमंडल में मौजूद है जो बारिश कराता है। सरफेस वाटर है, नदियां हैं, महासागर हैं, तालाब हैं, झील हैं, ठीक है भाई। तो तालाब झील भी किसके सोर्स हैं, पानी के सोर्स हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ वाटर हैं पृथ्वी पे। लेकिन जो पृथ्वी पर पानी मिलता है आप जानते हैं उसका बड़ा हिस्सा कैसा होता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर पानी 3/4 हिस्सा है, मतलब 71% पानी है, तो ये पानी अपने आप में 100% है, 100%। और फिर मैंने कल आपको एक और बात समझाई थी कि 100% पानी में से पूरा पानी ऐसा नहीं है जिसे डायरेक्ट पिया जा सके। जी सर, इसमें से मैंने बताया था 97.3% पानी ऐसा है जो लवणीय है। लवणीय का मतलब साल्ट वाटर है, जो कहां मिलता है, ओशियंस में, महासागर के अंदर। और बाकी का पानी कितना बेटा, 2.7% पानी ये ऐसा है फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी है, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों ये फ्रेश वाटर है। क्या फ्रेश वाटर का पूरा ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है, नहीं, फ्रेश वाटर का भी 30% ही ड्रिंकिंग वाटर है, पीने योग्य है, जो पीने के लिए अवेलेबल है। बाकी इसका 70% फ्रेश वाटर का। प्यारे बच्चों ये कैसा है, तो फ्रेश वाटर का 70% पानी जो है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, वो आपका ग्लेशियर के रूप में मौजूद है, बर्फ की चादरों में बैठा है जो हमारी पहुंच के बाहर है। तो ये टोटल 100% पानी का कितना बनता है, 1% ही पीने के लिए
उपलब्ध है। तो ये कल भी बताए थे। कुल पानी का कितना पीने के लिए उपलब्ध है? 1% बताएंगे। इस बात में कोई डाउट है क्या? नहीं होगा वैसे। सर कोई कुछ बोल रहा है, प्रमाण की जरूरत है। एक बार दिखाना रजनीकांत के ऊपर कोई क्या कह रहा है। हाँ भाई, क्या है? राधा राधा दिखाओ इसे, जो नीचे लेके आओ। एक बार बताओ, नीचे और आ जाओ थोड़ा सा, एक बार बताओ। भैया आपको इतनी जल्दी मैं क्यों दिख जाती हूं? ममता दिखी है। कौन है दूसरा? कुछ बेटा संस्कृत क्यों नहीं होगी पहले वाले में? एक साथ 84 गिलास कर लोगे तुम? देखो मेरी बात समझो, एक तरीका होता है हर चीज का। अगर मान लो मैं चलाने को तुम्हारे बैच में एक साथ 10 क्लास चला दूं, 10 क्लास तुम ना लाइव ले पाओ ना उन्हें पूरा कर पाओ, तो फिर आपको कैसे लगता है कि सारी चीज? बेटा पहले वाले बैच में भी यही क्लास जो है कंबाइंड चलेगी। ऐसा थोड़ी है ईवीएस बदल जाएगा दोस्त। क्यों नहीं समझते हो भावनाओं को? तो आपके बैच में भी ईवीएस तो एक जैसा है ना, यूपीटेट एक जैसा ईवीएस खेलेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? वही 1.5 महीने में ईवीएस खत्म तुम्हारा। पेशेंस रखो थोड़ा सा। चलो बातें यहां तक क्लियर है। तो बेटा पृथ्वी पर 71% जल है, मतलब 3/4 भाग। तो पृथ्वी का लगभग 71%, 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। इसलिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं। खारा पानी, स्लाइन वाटर। पृथ्वी पर मौजूद जल का लगभग 97%, वैसे एग्जैक्ट कहूं मैं 97.3% पानी। कैसा है ये? महासागर और समुद्र में साल्ट वाटर है। और मैंने आपको बताया था कि पानी के खारेपन का कारण क्या होता है? सबसे ज्यादा पानी में मिलता है NaCl, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, एक लवण है जो नमक खाते हो आप, वाष्पीकरण से बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। जी सर। मीठा पानी जो है बेटा, ताजा पानी लगभग 3%। तो लगभग में 3%, एग्जैक्ट में 2.7% मीठा है। ठीक है भाई। और मीठे पानी का भी प्यारे बच्चों एक बड़ा हिस्सा, यानी कि लगभग 68 से 70% ग्लेशियर के रूप में पर्वतों में और ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में जमा है। और लगभग 30% मीठा पानी भूमिगत जल के रूप में है। यानी कि मतलब 1% पानी, मीठा पानी नदी, झील, तालाबों में है जिसका हम उपयोग कर पाते हैं। तो ओवरऑल पानी का लगभग 1% ही पीने योग्य है। इस बात में कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? हाँ जी। ई बुक में 3%। बेटा ये एक एवरेज होता है, एग्जैक्ट लीटर से पानी नहीं मापा है ना, तो लगभग लग जाए तो 97। ठीक है। तो ये कोई बिल्कुल ऐसे फिक्स नहीं होता कि लोटे से एकदम नापा है किसी ने। ये आइडिया है, अनुमान है। क्या तुम्हें लगता है पृथ्वी के पूरे पानी को लोटे से मापा जा सकता है? एग्जैक्ट नहीं मापा जा सकता, अनुमान है कि इतना होगा। वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। 3% वो गलत नहीं है, जब भी तो लिखा है यहां भी 3% ही लिखा है, तो वो सही है, बुरा नहीं है वो। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन वेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, आप जब जानते हैं कि बारिश होती है, जी सर होती है ना बारिश, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होता है। प्यारे बच्चों देखो जल चक्र चलता है, पानी स्टेबल नहीं है, पानी अपना रूप बदलता रहता है, इच्छाधारी नागिन है ये। तो आपने जल चक्र पढ़ा है, वाटर साइकिल। जल चक्र को, वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जी सर। इसमें पानी अपना रूप बदलता है। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं, ठीक है भाई। मान लो ये कोई पौधा है, पौधे की प्यारी प्यारी सी पत्तियां हैं ये, ठीक है भाई। अब देखो पौधा ऐसा बना है, ना जाने कैसा, लेकिन जैसा भी है आप समझना है।
अब आप जानते हो कि कोई भी पेड़ है वो जमीन से पानी पोषक तत्व अवशोषित करता है जड़ों से, और उसका बड़ा हिस्सा उसके अंदर छिद्र होते हैं रंध्र, यहां से किससे गैस में बदल जाता है, इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही मान लो कोई ओपन सरफेस है, तालाब है, झील है, बारिश का पानी है, खुली सतह है, यहां से पानी भी भाप में बदलता रहता है तापमान के कारण, धीरे धीरे धीरे। इस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगर पौधे की पत्तियों से पानी भाप में बदले तो वाष्पोत्सर्जन, और अगर खुली सतह से बदले तो उसे क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। जब पानी यहां से गैस में बदलकर इन दोनों प्रोसेस से वायुमंडल में पहुंचता है तो ये किस रूप में पहुंचता है, जलवाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में। जी सर। ये जलवाष्प जैसे ही आप क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हो तो ये ठंडी होने लगती है, और ठंडी होकर होता है संघनन, और संघनन कंडेंसेशन की वजह से प्यारे बच्चों ये बारिश की बूंद बनती हैं, छोटी छोटी एयर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, वाटर ड्रॉप्स बनती हैं, और बादल का निर्माण होता है। और जब ये बादल भारी हो जाते हैं नमी धारण करके तो प्यारे बच्चों वर्षण हो जाता है, छम 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 करके आया पानी, वर्षण। वर्षण में ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश के रूप में हो सकता है, ठीक है भाई, स्नोफॉल गिर सकती है। फिर ये पानी पृथ्वी पर पूरी पर बहने लगता है इधर उधर जो है, इसे कहा जाता है रन ऑफ। रन ऑफ को बोलते हैं प्रवाह, मतलब पानी बहने लगता है पृथ्वी की सतह पर, इसे रन ऑफ कहा जाता है। ठीक है भाई। तो घबराना नहीं है, इधर देखो अंग्रेजी में पूरा बना हुआ है। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से समझो जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वाटर साइकिल में दिखा दूंगा, ऐसे घबराना नहीं है। देखो जब बारिश हुई, रेनफॉल हुई, रेनफॉल, बारिश के बाद जब चट्टानों से पानी ऐसे पृथ्वी की सतह पर बहता है तो हमारी मिट्टी है, मिट्टी सॉइल, सॉइल के नीचे चट्टाने हैं, चट्टाने, तो कुछ पानी मिट्टी से छनकर मिट्टी के बारीक कणों से होता हुआ और हमारी चट्टानों के नीचे जाके जमा हो जाता है। जो चट्टानों के नीचे पानी जमा हो जाता है इसे एक्वीफर कहा जाता है। एक्वीफर को जल भ्रंत कहते हैं, जल भ्रंत। तो सही नाम जो होता है वो एक्वीफर होता है। एक्वीफर ही अंडरग्राउंड वाटर है जो चट्टानों में जमा है। अंडरग्राउंड वाटर है जो चट्टानों के नीचे जमा है। देखो जैसे तुम हर महीने, जैसे हमारी गुड़िया है ममता, ममता हर महीना रिचार्ज करावे, कितना कराती है बेटा, 300 का, कितने का बताओ? अरे हर महीने रिचार्ज कराती हो, नहीं कराती हो? लालियो, फोन में रिचार्ज खत्म हो जाता है, अगले महीना बात नहीं होती, फिर तुम ना व्हाट्सएप पे हेलो हाय सोना बाबू कुछ नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब जरूरी है रिचार्ज जीवन में। इसीलिए जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम नल से, समरसेबल से, कुएं से बाहर निकालते हैं। ये पानी भी खत्म होगा या नीचे, क्योंकि लिमिटेड मौजूद है पानी, तो ये पानी बार बार बारिश नीचे आती है, मिट्टी से छनता है, नीचे पहुंचता है, तो ये हर महीने रिचार्ज होता रहता है। हर महीने का मतलब हर बार जब भी बारिश आएगी रिचार्ज। रिचार्ज ना होगा तो अंडरग्राउंड वाटर की भी कमी हो जाएगी। जिस प्रोसेस से ये पानी मिट्टी से छनकर पहुंचता है, इसे प्यारे बच्चों इस प्रोसेस को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, अंतःसंयंदन, अंतःसंयंदन, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है बेटा।
तो जिस प्रोसेस से पानी छनकर जमीन के नीचे रिचार्ज होकर नीचे पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। बेटा कंटेंट क्लासेस जो होंगी वो आपकी कल तक ही मतलब यहां यूट्यूब पर होंगी, बाकी एप्लीकेशन पर होंगी। 3 दिन डेमो है, पेड क्लासेस है मतलब। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक सेकंड का समय देंगे। तो पानी जो है बेटा इधर उधर चक्कर काटता रहता है, पानी चक्कर नहीं काटेगा, आपको काटना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए दिक्कत से दूर रहना है और वाटर साइकिल के पास आ जाना है। तो ये देखोगे आप, वाटर साइकिल इस तरीके से काम करता है। इस बात में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये क्या है आपका? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। पेड़ पौधों की पत्तियों से हो तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और अगर खुली सतह से हो तो इवेपोरेशन कहा जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियां करें तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब ये जलवाष्प ऊपर जाती है तो कंडेंसेशन, संघनन होता है। संघनन में ये गैस दोबारा जल की बूंदों में बदल जाती है, बादल बन जाते हैं। बादल आया, बारिश आई, रिमझिम रिमझिम आनंद आया। फिर होता है वर्षण। वर्षण के बाद पानी बहने लगता है, जिसे बोलते हैं रन ऑफ, और पानी कलेक्ट होने लगता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात में बेटा नहीं होगी। तो कौन से चरण होते हैं जल चक्र के? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि वह पानी का जल, अंडरग्राउंड वाटर, जो बारिश और नदियों के माध्यम से रिसकर जमीन के नीचे और मिट्टी की परतों के बीच जमा हो जाता है, इसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस से पहुंचता है। जल भ्रंत या जलभर एक्वीफर जमीन के नीचे पाए जाने वाली चट्टान, रेत, बजरी की परत है जहां पानी जमा होता है। इसे जल भ्रंत यानी कि एक्वीफर कहलाती है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, जो एक्वीफर, चट्टानों के नीचे ही पानी जमा रहता है, उसे ही भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, जो पानी चट्टानों के नीचे जमीन के अंदर जमा रहता है। तो अब मुझे ये बात बताओ, क्या कोई दिक्कत है? बताएं, बताएं बेटा एक बार। यहां तक किसी चीज को समझने में अगर दिक्कत आई हो तो जल्दी से एक बार सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक है भाई, सभी का जवाब आना चाहिए। क्या कोई डाउट है यहां तक किसी बच्चे को? हाँ जी, नो डाउट। हाँ दीपक, ठीक है लाला। ओ लाला, ये लाला के भेष में लाली है। चलो बेटा, देखो, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, पुराने समय से पानी, देखो पानी का संकट क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर कम है, हम पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं, पानी के अंदर हम उर्वरक डाल रहे हैं, मरी हुई सड़ी हुई चीजें डाल रहे हैं, दादाजी की अस्थियां प्रवाहित कर दे रहे हैं। कई बार तो दादाजी को ही ले जाकर एकदम हम गंगा किनारे लुटा के जला दे रहे हैं। तो ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। वैसे तुम बड़े आध्यात्मिक बन रहे हो, भगवान जी की तस्वीर है कि आपने एकदम मतलब प्यारे बच्चों नहर में, जल में प्रवाहित कर दी, तो पानी पॉल्यूटेंट हो रहा है इससे। उद्योगों का गंदा कचरा, ठीक है, मल मूत्र सीवेज सब कुछ डाला जा रहा है, तो पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। हाँ जी, ईवीएस पढ़े थे, सीटेट में पास हो गए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया करा आपने। ठीक है भाई, बहुत शानदार। गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ बेटा, इसका पीडीएफ मिलेगा पेड बैच में, बिल्कुल मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी तुम्हें। मैं भी मिलूंगा पेड बैच में उधर ही, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है। कल तक क्लास आपकी यूट्यूब पर होंगी डेमो, परसों से क्लासेस आपकी एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी समस्या टेंशन वेंशन हो तो मैं तो बता सकते हो। क्यों मानसी लाली? मानसी नहीं है, मनीषा है। मुझे तो पता भी नहीं चले, आधे इनमें से
ऐसे हैं जिनका नाम गंगाधर है, वास्तव में वो शक्तिमान है। वाटर संरक्षण क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन। तो पृथ्वी पर जीवन का आधार पानी है, कहते हो ना जल ही जीवन है, लेकिन जल जो है लिमिटेड है, लिमिटेड। अब कहोगे 71%, फ्रेश वाटर लिमिटेड है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, शहर बड़े हो रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, इनके कारण जल की लगातार डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए जल संकट एक वैश्विक समस्या बन गया है। इसीलिए जल का संरक्षण करना सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अब जानते हैं शहर बड़े हो रहे हैं तो उद्योगों में भी पानी की जरूरत होती है। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं बेटा? बेटा 12 बजे हुआ करेगी एप्लीकेशन पर क्लास मेरी, ठीक है भाई। अब जल को स्टोर करने के, संरक्षण करने के पारंपरिक तरीके कौन से थे? जैसे बावड़ी या तालाब, आपने देखा होगा ना स्टेप वेल, ये सीढ़ीदार कुआं होता था। तो आपने राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क इलाकों में ये एक ट्रेडिशनल तरीका था, सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी। आपने देखा होगा ना 100 रुपए का नोट, 100 रुपए के नोट पर भी गुजरात की रानी की बाव का फोटो है। पुराने समय में लोग सीधा उतर के नीचे जाते थे, कहां? बावड़ी के अंदर। तो बावड़ी जल संरक्षण के लिए कहां बनाई जाती थी? राजस्थान और गुजरात, जहां पानी कम होता है तो बारिश के पानी को एक, प्यारे बच्चों, गड्ढे टाइप में जमा कर लिया जाता था। और प्राचीन समय की एक बावड़ी की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे पानी स्टोर होता था। इसमें नीचे जाने और ऊपर आने के लिए सीटेट में भी ये बात आप पढ़ते हो कि भाई उज्बेकिस्तान का एक यात्री था अलबरूनी, वो भारत आया था कभी, उसने आनंद लिया था अपने जीवन का भारत आकर, मतलब घूमा फिरा, तालाबों के बारे में लिखा। तो जो बावड़ी होती हैं, बावड़ी जल संरक्षण की एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। ट्रेडिशनल का मतलब है जो लंबे समय से फॉलो होता आ रहा है। ऐसे ही जोहड़ है, जोहड़ जो है, जोहड़ मतलब तालाब। गांव में हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाके में बारिश के पानी को, प्यारे बच्चों, जोहड़ में, तालाब जो होता है, ये जोहड़ तालाब एक ही चीज होता है। कहीं जोहड़ बोल देते हैं, कहीं तालाब बोल देते हैं। तो आपके गांव में जो बारिश होती है वो पानी बहकर आपके गांव के नजदीक कहीं किसी तालाब में जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसे ही बेटा अब तालाब के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होगी। अब देखो आधुनिक तरीके क्या है, किस किस तरीके से प्यारे बच्चों सिंचाई की जा सकती है आधुनिक तरीकों में। लेकिन उससे पहले देखो बावड़ी कैसी दिखती है। देखो ये बावड़ी है आपकी, ये 100 रुपए के नोट पर भी फोटो बावड़ी का बना है। ये स्टेप वेल 12 होता था इस तरीके से। तो ये बावड़ी है, ओ बावड़िया, बावड़ी। बावड़ी क्या है बेटा? सीढ़ीदार कुआं, जिसमें नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियां हैं, ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं। ये सारी चीजें यहां देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अंधेरा कायम हो, ओहो तुम सुधरोगे नहीं है, बुढ़े हो लिए तुम बालको। आधुनिक तरीके, मॉडर्न तरीके क्या हैं? एक तो है वर्षा जल संचय, छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को प्यारे बच्चों पाइप के माध्यम से टैंक या जमीन के नीचे इकट्ठा करना। और देखो ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, तमिलनाडु छत पर बारिश का संचय करने वाला पहला राज्य बना है, जिसने अपने राज्य में कानून भी बनाया है कि जब भी आप घर बनाओगे तो आपके लिए कानून है कि आपको अपनी छत पर ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जहां पर बारिश का पानी स्टोर होगा। अरे भाई तसल्ली कर लेगा या पहले तुझे बैच ही दे दूं मैं, या जो है हद हो गई यार कतई। जो हर चीज की परेशानी जानते हैं, क्लास में ही चाहता है। और बच्चों की चिंता नहीं है, इन्हें बैच दो पहले। अरे पेशेंस रख ले भाई, ऑफिस में कॉल कर लो, नंबर दे रखा है, उधर बात कर ले। लेकिन नहीं, तुरंत बैच चाहिए लाला को। पहले मैं छोड़ दूं पढ़ाना, बैच दूं इससे पहले। हद करते हो बिल्कुल।
ठीक है भाई। साथ के साथ बेटा आप जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल तरीका राजस्थान के अंदर भी है, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे टांका बोला जाता था, टांका। तो टांका का ये आंगन में गड्ढा करके पानी का, प्यारे बच्चों, स्टोर किया जाता है। आंगन में गड्ढा करके पानी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है भाई। एक होती है बेटा आपकी ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का मतलब पानी बूंद बूंद गिरता है, तो पानी इसमें व्यर्थ नहीं होता। तो सिंचाई की यह विधि पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाती है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। तो इसे एक अच्छा मेथड माना जाता है। पाइप डाल दिए जाते हैं। यह बेसिकली हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी के क्षेत्र में अधिक कारगर है। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा, प्यारे बच्चों, इरिगेशन मेथड है जिसमें पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है, बेटा इंग्लिश की क्लास भी होगी, इंग्लिश की क्लास एप्लीकेशन में होगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं चेक डैम, चेक डैम जो है ये छोटी नदियों या नालों पर बांध बनाकर पानी को बहने से रोकना है। तो डैम बनाए जाते हैं ना नालों पर, बैराज, बांध, चेक डैम। तो नदियों का जो पानी बह जाता है इधर उधर, उसे बहने से रोकने के लिए पानी का संरक्षण करते हैं। प्यारे बच्चों आप जानते हैं तरुण भारत संघ एक एनजीओ है। एनजीओ बोलते हैं बेटा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जो हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए जिसने बहुत सारा काम किया। इसके संस्थापक थे कौन? राजेंद्र सिंह। कौन थे बेटा? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है भाई। इन्होंने बहुत सारे गांवों में तालाब बनवाए, तालाबों की मरम्मत करवाई, बावड़ियों से कूड़ा निकलवाया। तो मतलब जल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, जिन्होंने बहुत बड़े स्केल पर काम किया। इसके लिए राजेंद्र सिंह को वर्ष 2001 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है भाई, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। इन्होंने ही तरुण भारत का उद्घाटन किया था। ठीक है भाई, बातें क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, कर्नाटक में भीमा संघ है, वो सीटेट का मामला है, वो नहीं पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, गंगाधर आ गया, शक्तिमान आ गया है। जलपरी कौन है आप में से? गुड़िया हमारी जलपरी जानते हो? एक होती है पापा की परी, उसके बाद आती हैं जलपरी। फिर बात करेंगे थोड़ा सा बेटा क्लाउड सीडिंग। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में हो गया प्रदूषण ज्यादा। ठीक है भाई, तो दिल्ली में क्या हो गया था बेटा? प्रदूषण हो गया। जी सर। अब दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए यहां की सीएम, पहली बात तो सीएम थी रेखा गुप्ता। अब भैया आप जानते ही हो, रेखा गुप्ता जी ने पहले तो कह दी हूं कि भैया ये तो टेम्परेचर है, AQI। तो फिर इनके समझ में आई नहीं, जनता वास्तव में थोड़ा शक्तिमान बना रही है हमारा, तो इसका मतलब हमें कुछ करना चाहिए। और इन्होंने क्लाउड सीडिंग तकनीक कराने के लिए पैसा वैसा खर्च करने का सोचा। तो कई बार प्रदूषण को कम करने के लिए ये एक आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है, जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक है भाई। तो भैया कल से घर खोद कर पानी भर दो। हाँ बेटा बिल्कुल, घर खोद कर पानी भरना मजाक की बात नहीं है। देखो एक चीज समझनी है हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज आपको समझो कि आज आपके पिताजी के पास या आपके दादाजी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, एक घर है। अगर आपके दादाजी, आपके पिताजी उस प्लॉट को बेचकर अपने जीवन के आनंद ले जाएं और आपके लिए कुछ ना छोड़कर जाएं,
तो आप अपने पूर्वजों को क्या सम्मान देंगे? देंगे? बताओ बेटा शक्तिमान, नहीं दोगे ना, क्योंकि उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। आज हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके रिसोर्सेज को बचा के ले जाना यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर कल को पीने योग्य पानी ही नहीं रहेगा तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या कहेंगी? हमारे बाप दादा क्या थे? पर्यावरण के संरक्षक थे। बेटा गालियां ही मिलनी है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया जाता है, सतत विकास को। तो क्लाउड सीडिंग एक तरीके की आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है। यहां से कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। इसमें क्लाउड सीडिंग में मेघ बीजन कहा जाता है, इसे हिंदी में मेघ बीजन। देखो मेघ बीजन में मैं आपको बात करूं तो मेघ बीजन ये तब पॉसिबल है जब वायुमंडल में नमी, देखो वर्षा कब होती है? वर्षा होती है नमी यानी कि आर्द्रता मौजूद होनी चाहिए। आर्द्रता ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। तो आर्द्रता होगी तो बारिश हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर या जहाज के माध्यम से, जहाज है, इसमें कुछ रसायन भरे जाते हैं, केमिकल्स को नमी के ऊपर यानी कि बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। इससे बादल जल्दी एकत्रित होते हैं और प्यारे बच्चों भारी होकर बरसने लगते हैं। ठीक है भाई, जलवाष्प का संघनन जल्दी होने लगता है इन रसायनों के कारण, जिससे कि प्यारे बच्चों पानी नीचे की ओर आने लगता है। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। इसमें प्यारे बच्चों सिल्वर आयोडाइड एक मूल, बाकी इसमें और भी चीजें इस्तेमाल होती हैं और भी केमिकल्स यूज होते हैं। तो मेघ बीजन या क्लाउड सीडिंग प्यारे बच्चों एक मौसम संशोधन यानी कि मौसम के साथ छेड़छाड़ करने वाला मेथड है, जिसमें बादलों के अंदर, देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2 जिसे बोल देते हो आप, छिड़ककर कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है या हिमपात, स्नोफॉल कराया जाता है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में छोटे कण फैलाकर उनका कंडेंसेशन, संघनन या बर्फ के केंद्रक के रूप में उपयोग करना है, ताकि जलवाष्प को इकट्ठा, मैंने बताया ना कि ऊपर ये बड़े ठंडे होते हैं सिल्वर आयोडाइड, तो भैया जल्दी संघनन करा देते हैं। देखो गर्म जलवाष्प जाती है नीचे से, जिससे कि बारिश हो सके। ये विधि जल सप्लाई को बढ़ाने, ओलों का निर्माण करने, कोहरे को हटाने, बेटा कोहराई तो, धुंधी तो जम गई थी, तो बेसिकली प्रदूषण को कम करने के लिए कई बार इसका उपयोग किसके लिए होता है? प्रदूषण को कम करना। वायु में डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, PM 2.5, ये सब कुछ इन्हें कम करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात में हो तो बताएं। ठीक है भाई, इसमें वायुयान के उपयोग से प्यारे बच्चों स्पेशल केमिकल्स को बादल के ऊपर छिड़का जाता है, और इसमें मुख्य रूप से ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2, सिल्वर आयोडाइड प्यारे बच्चों AgI, और पोटेशियम आयोडाइड KI, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो हैं ये यूज होने वाले कुछ केमिकल्स हैं आपके। तो बातें क्लियर हैं? सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुलना, तो याद रखिएगा CO2 जो है ये पानी में अगर घुल जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3, और इस प्रक्रिया में पानी अधिक एसिडिक हो जाता है या उसकी pH वैल्यू 7 से कम हो जाती है। अच्छा, आप ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे तो समझोगे, आपने कभी सिकंजी सोडा पिया है? सोडा, जल्दी बताएं। कोल्ड ड्रिंक पी है कभी? कोल्ड ड्रिंक पिया है? कोल्ड ड्रिंक या
सोडा कैसा होता है, एकदम खट्टा खट्टा लगता है, डकार सी मारते हैं। ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक, एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय। कोई भी चीज अम्लीय कब है, जब उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहा जाता है। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, पानी या ये कोल्ड ड्रिंक सोडा अम्लीय होने का कारण क्या है? तो आप जानते हैं इसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। ठीक है भाई, कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2 गैस मिलाई जाती है। अच्छा बेटा, शक्तिमान तुझे पता है? एक वो था शक्तिमान, जब कभी देखा हो बचपन में आपने कि शक्तिमान गंगाधर को तंग करने वाला, जो एकदम अंधेरा ला देता था, ब्लैक ब्लैक सा व्यक्ति। ठीक है, तो ज्यादा शक्तिमान बनोगे तो हम ब्लैक 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 ला देंगे। ब्लैक ब्लैक मतलब एकदम तहलका। तो मेरे कहने का मतलब यहां क्या है, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो, महासागर नेचुरल श्रिंकर हैं, सोखते हैं। किसको सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। देखो, एक पेपर में प्रश्न बनता है, पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा श्रिंक क्या है? ठीक है भाई। तो बेटा, पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा श्रिंक क्या है? ABCD। पौधे। ठीक है भाई। मरुस्थल, महासागर। ठीक है जी। इससे अलग और एक और लो, या फिर प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति क्या होगा सही जवाब? जल्दी से एक बार जवाब आना चाहिए, बताएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर जयकाल, कैसे हो आप? क्या होगा बेटा, एक बार जल्दी से बताएं। तो मतलब कार्बन मतलब CO2। हमारी पृथ्वी पर कार्बन श्रिंक का मतलब होता है कार्बन को सोखने वाले कौन हैं? तो कौन सोखता है सबसे ज्यादा? तो बेटा, जब ऑप्शन में वन या पौधे आते हैं ना, तो आपका ये दिमाग दौड़ता है, लेकिन नहीं। सबसे ज्यादा CO2 को सोखने का काम करते हैं ओशियन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों, प्लांट कभी नहीं लगाना है। जो महासागर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। महासागर बहुत उपयोगी हैं इसीलिए। तो ये कार्बन श्रिंक का कारण होते हैं। तो महासागर का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं तो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो अब अगर पेपर में पूछे कि महासागर का पानी अम्लीय होने का कारण क्या है? CO2 गैस है। लेकिन महासागर का पानी लवणीय होने का कारण, लवणीय का मतलब होता है साल्ट मौजूद होना। साल्ट में भी कौन सा? NaCl। NaCl के कारण पानी लवणीय है, और CO2 गैस के कारण या CO2 के सोखने के कारण पानी अम्लीय है। दोनों बातों में अंतर है। लवणीय पूछेगा तो लवण मतलब साल्ट, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम मैग्नेट, मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन एसिडिटी का कारण जो होता है वो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्यारे बच्चों, अगर बात करें NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा क्षारीय पदार्थ है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो पानी के पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, इससे अम्लीय या क्षारीय हो जाता है पानी। ठीक है ना भाई? तो देखो, कम अम्लीय, क्षारीय। अब आपसे पूछे कि पानी अगर एसिडिक है, पानी की
अम्लीयता, तो कई बार मामला ना कंफ्यूज पैदा कर देता है। कंफ्यूजन क्या पैदा करता है, देखो यहां ध्यान से समझो। पानी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पानी की अम्लीयता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, यह है बेकिंग सोडा। लेकिन वहीं बेटा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा यह पूछ ले कि मिट्टी अगर एसिडिक है, मृदा की अम्लीयता, एसिडिटी, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए, तो मिट्टी अगर अम्लीय है तो चूने का, लाइम का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम। पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है, NaHCO3। कोई दिक्कत इस बात में हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिट्टी की अम्लीयता के लिए चूना डालते हैं, मिट्टी की क्षारीयता या लवणता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है, वो अलग मुद्दा है। पानी अम्लीय होता है CO2 के कारण, पानी की अम्लीयता दूर होती है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है भाई। अब अगले सेशन में मैं महासागर की लवणता, महासागर के श्रिंकर होना, महासागर में मौजूद लवण, खारे पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इन सभी प्रोसेस के ऊपर डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे। और आज यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा जिनका जवाब आप मुझे देंगे। कैसी बात है? कहते हो बात अच्छी। तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे आप मुझे अभी फिलहाल के लिए। बताएं प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल मीठे जल का बड़ा हिस्सा किस रूप में मौजूद है? अंडरग्राउंड वाटर, नदियों और झीलों के रूप में, ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों में, या वायुमंडल में जलवाष्प में? तो आप जानते हो कि टोटल पानी का केवल 2.7% पानी फ्रेश वाटर है। इस 2.7 का भी लगभग 68 से 70% पानी, 68 से 70% पानी ग्लेशियर की चोटी और मतलब ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है। बाकी का 30% जो है, या टोटल पानी का 1% ही ड्रिंकिंग के लिए है। बताएं, ये कह रहा है जमीन के नीचे पाए जाने वाली चट्टानों में, रेत या बजरी की परतों में पानी जमा रहता है, इस पानी को क्या कहते हैं? बताएं। व्हाट इज द लेयर ऑफ रॉक, सैंड और ग्रेविल फाउंड द ग्राउंड इन विच वाटर कॉल्ड? तो बेटा इसे क्या कहते हैं? देखो भैया जी, पानी, जलमंडल तो पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। अंतः संयंदन, इनफिल्ट्रेशन, पानी जिस प्रोसेस से जमीन के बारीक छिद्रों से मिट्टी के रिसकर नीचे पहुंचता है। और प्यारे बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका एक्वीफर, जल भ्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जल भ्रंत कहते हैं उसे। बताएं, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने छतों पर जल संचय को अनिवार्य किया? अनिवार्य का मतलब कानून बना दिया। बताएं। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। अंजलि जी नई स्टूडेंट हैं। अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि जी के लिए एक माला मंगाओ, बढ़िया सी, कमल के फूल की, गुलाब के फूल की। स्वागत करेंगे आज गुड़िया का। तो बेटा कौन सा स्टेट है? तो जल संरक्षण के लिए, छत पर जल संरक्षण प्रणाली बनाने के लिए अनिवार्य करने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। राजस्थान और गुजरात में बावड़ी, राजस्थान में टांका, झोड़, खादीन, ये सब चीजें चलती हैं। ये कह रहा है कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज
प्राइमरीली यूज, तो मतलब प्राइमरी रूप से किस केमिकल को यूज करते हैं प्यारे बच्चों, इंड्यूस आर्टिफिशियल सीडिंग। सोडियम क्लोराइड तो बेटा पानी में मौजूद एक साल्ट है, लवण है। कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना मुना पत्थर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट ये भी एक लवण है, पानी में पाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, ठीक है भाई, और शुष्क CO2, ड्राई सॉलिड CO2, ठीक है, शुष्क मतलब ड्राई, तो ड्राई CO2। जो बताएगा उसे टॉफी मिलेगा। बताएं, अभी पढ़ाया नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक आधा पूछ लेते हैं, आगे आएगा सारा कुछ। कह रहे हैं आपसे आर्टिफिशियल महासागरों के पानी के अंदर जो एवरेज लवणता होती है, मैंने बताया ना महासागर का पानी लवणीय होने का कारण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और महासागर का पानी लवणीय होने का कारण अगर NaCl है तो कितना परसेंट, NaCl से अलग भी मिलते हैं अलग अलग लवण, लेकिन एवरेज कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति हजार। मतलब क्या है, मतलब यह है कि महासागरों से एवरेज 1 लीटर पानी से औसत 35 ग्राम नमक बनाया जा सकता है। यह 65% नहीं होता, परसेंटेज का साइन ये होता है, 2 बिंदी केवल, एक इधर एक इधर। अगर ये वाला साइन लगा मिल रहा है एक एक्स्ट्रा, तो ये देखो परसेंटेज होता है 100 में से कितना, और अगर ये साइन लग गया मतलब 2 बिंदी यहां गई, इसका मतलब है 1000 में से कितना, तो 1000 ग्राम में से कितना मिलता है, 35 ग्राम नमक मिल सकता है, लवण मिल सकते हैं, लवण ही नमक है। टॉफी दो सर, टॉफी बेटा आ रही है, अभी मैंने बुलाई है। बताएं, समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, बताओ जल्दी से। ये भी बताया है ना मैंने, तो गलत नहीं होना चाहिए। समंदर के पानी में कौन सा लवण मिलता है सबसे ज्यादा, मिलते तो ये सारे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, लेकिन मैंने बताया जिस नमक को तुम खाते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सबसे ज्यादा पानी में मौजूद रहता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शानदार। अंजलि अभी नई नई आई है और आते ही देख नाटक करने लगी। लाली, तुम लड़कियां वास्तव में ही बेटा मतलब विचित्र हो थोड़ी सी। तो बाकी की चीजों को अगले सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देंगे। अभी और भी चीजें बच रही हैं जो बतानी है, ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत है, 2 ही क्लासेस हुई हैं। बताएं, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे आज के सेशन के बाद, ठीक है। ये भी पढ़ाया हुआ है ना आज ही। हाँ, अभी देखो 2 मिनट पहले आई थी, गुरुजी मैं नई हूं। अंजलि नहीं है वैसे तो, लेकिन आते ही अंजलि ने ऐसा तहलका मचाया है। वैसे तो सब गुड़िया बढ़िया हमारी, लेकिन जो अंजलि नाम की गुड़िया होती हैं ये एकदम अलग ही लेवल की होती हैं। ठीक है भाई, क्यों अंजलि लाली? अंजलि का हम स्वागत करेंगे। अभी हमने अभी 5 किलो प्यारे बच्चों लड्डू मंगवाए हैं मोतीचूर के, तो बाकी चीजें हम कल पढ़ाएंगे। आज कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। देखो कल जो है मेरी क्लास नहीं होगी डेमो में, मेरी क्लास परसों से एप्लीकेशन पे 4 तारीख से आपकी 12 बजे होगी, ठीक है। बाकी हिंदी का डेमो होगा कल सुबह में 10 बजे से, 1 बजे से बायोलॉजी का ऋतु मैम का, और हिस्ट्री का डेमो होगा प्यारे बच्चों कल। तो जिन बच्चों को भी बैच में एनरोल करना हो वो अपना प्यारे बच्चों कल तक जरूर कर लें। अगर डिस्काउंट चाहिए तो 20% का डिस्काउंट रहेगा, और ये बैच आपको मात्र 559 का मिल जाएगा, और ये 479 का लेवल 1 लेवल 2 ये कॉम्बो का प्राइस ये है। ठीक है भाई। हाँ, एकता बेटा क्या दिक्कत हुई? एस्टेट ऐप में से EVS संस्कृत, बेटा वो भी शुरू होगा एस्टेट में भी। एकता कह तो रहे हैं बेटा, क्यों दुखी हो रही है लाली?
दुख दर्द पीड़ा इन सभी की जरूरत नहीं है, वो मैं करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।